हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं हमारी यूनिट नंबर 3 के तहत आज हम जो पढ़ेंगे एक घटक तंत्रों के प्रावस्था साम्य के बारे में बात करने वाले हैं। क्या करेंगे? एक घटक जो तंत्रों के प्रावस्था साम्य की बात करने वाले हैं। प्रीवियस टॉपिक या प्रीवियस लेक्चर के अंतर्गत हमने एक वैल्यू ज्ञात की थी CP-+2 या इसको F+P C+2 भी लिख सकते हैं। अब जब हम एक घटक तंत्रों के प्रावस्था साम्य की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमें क्या पता चलता है कि इसके अंदर क्या होता है, घटकों की संख्या कितनी रहने वाली? एक। घटक की संख्या कितनी रहेगी? एक रहने वाली है। और मैं प्रावस्था का न्यूनतम से न्यूनतम मानूं तो एक प्रावस्था होने वाली है। अगर मैं न्यूनतम से न्यूनतम प्रावस्था भी मानूं तो प्रावस्था कितनी होगी? P बराबर 1 होने वाली है। ठीक है, न्यूनतम से न्यूनतम प्रावस्था मानूं तो भी क्या होगी? 1 तो होगी। जब मैं इनकी वैल्यू पुट कर देता हूं इसके अंदर और मैं F की वैल्यू याद करता हूं C1P1+2, इसको कैंसिल आउट कर दी तो इसके अंतर्गत क्या हो गए कि इस अधिकतम स्वतंत्रता कोटि कितनी होने वाली है? F दो होने वाली है। कितनी होनी है? अधिकतम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। इससे हमें क्या पता चलता है? जब स्वतंत्रता कोटि में नियंत्रित कितने चर करेंगे, इसको दो चर नियंत्रित करेंगे। कौन कौन से? एक तो दाब, एक कौन करेगा? ताप। ठीक है, ये हमने बात करी। दाब नियंत्रण करेगा, एक क्या करेगा? ताप नियंत्रण करने वाला। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगर ये तो हमने बात की कि एक प्रावस्था हो तो अब हम बात करें थोड़ा और इससे आगे। हम बात कर लेते हैं दो प्रावस्था हो तो देखते हैं क्या होगा जब दो प्रावस्थाएं होगी। जब दो प्रावस्था इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूं, पहले तो मैंने केस 1 ले लिया, ठीक है, न्यूनतम केस फर्स्ट ले लिया मैंने, जिसमें प्रावस्था क्या? 1। अब मैं लेता हूं प्रावस्था क्या? 2, केस नंबर 2। वैल्यू जब पुट करोगे आप, F घटक तो 1 ही रहने वाला है, प्रावस्था 2। स्वतंत्रता कोटि क्या है? 1। एक किससे क्या तात्पर्य है? एक तो ये तात्पर्य है कि केवल एक पर ही निर्भर करेगी, या ताप या दाब पर, केवल एक पर निर्भर करेगी, ताप या दाब पर। ठीक है, जब एक स्थिर हो जाए दूसरी क्या हो जाएगी? स्वतः स्थिर। या जब आप एक को ज्ञात कर लेंगे, दूसरी राशि है चर राशि, दूसरी स्वतः ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, ये हमें आगे पॉइंट्स काम में आने वाले हैं। ठीक है, जब आप एक ज्ञात कर लोगे दूसरी स्वतः में ज्ञात हो जाएगी। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की, जिसमें अंदर मैं P की वैल्यू 3 अर्थात प्रावस्था कितनी ले लेता हूँ? 3। और मैं प्रावस्था 3 ले लूँ तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करोगे आप 1 3 + 3 तो F की वैल्यू क्या आती है? 0। क्या आएगी? 0। अर्थात यह है अचर। अर्थात अगर हम साम्य की बात करें तो ये साम्य के अंदर होंगे, कम होंगे जब एक निश्चित ताप होगा या एक निश्चित दाब होगा। तीनों प्रावस्था साम्य में होगी कब? जब एक निश्चित ताप हो या क्या हो? दाब। या तो होना चाहिए निश्चित दाब है, ताप पर क्या होगी? हम तीनों प्रावस्थाएं क्या होगी? साम्य के अंदर हो जाएगी। ठीक है, जब ये तीनों प्रावस्थाएं साम्य की हो जाती है उसको बोलते हैं त्रिक बिंदु। ठीक है, साम्य वाला जो बिंदु होता है उसे क्या बोलोगे आप? त्रिक बिंदु कहते हैं। बात कर ली है इसके अंदर ये तीनों साम्य हो जाती है, जहाँ पे त्रिक बिंदु मिलता है। इसके लिए हम क्या कहते हैं कि हम तीनों जब साम्य के अंदर हो जाते हैं इसको हम वक्र के द्वारा दर्शाते हैं। वक्र कैसे? इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से एक वक्र बनाते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास है ठोस वाष्प, ये हमारे पास है द्रव वाष्प, ये ठोस द्रव है। हमारे पास प्रेशर है, ये क्या है, टेम्परेचर है। इस वक्र के द्वारा इस प्रकार के जो साम्य हो जाते हैं, तीनों साम्य के अंदर होंगे, अचर होंगे, उनको वक्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो क्या दर्शाते हैं, ठोस वाष्प या द्रव वाष्प के मध्य साम्य के संबंध को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, द्रव वाष्प या ठोस वाष्प साम्य को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ठोस साम्य, द्रव या ठोस वाष्प के साम्य को ये क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब हम थोड़े इसके अंदर और आगे बात करते हैं। देखिए, जब मैं इनको क्या होता है, एक समीकरण के द्वारा आप याद करते हो, जिसका नाम है क्लॉसियस कैल्ट्रोन समीकरण से आप इसको ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए कुछ चीजें हैं। अगर मैं मानता हूं क्या होता है कि जो द्रव है ना, द्रव जो मुक्त ऊर्जा है, वे जो ठोस की जो मुक्त ऊर्जा है ना, उनका मान क्या है, बराबर है। क्यों है, क्योंकि इनमें जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन क्या होता है, सूक्ष्म, नगण्य मान के इसको छोड़ते हैं। जैसे अगर इसको क्या होता है, इन ऊर्जाओं को इक्वल मानते हैं। जो द्रव की अगर बात करो मुक्त ऊर्जा, उसको हम किससे दर्शाते हैं, Gl, इसको ठोस की नहीं, वाष्प की, वाष्प की मुक्त ऊर्जा, इसको हम L लिक्विड से और इसको हम वैस पर Gv से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ ये जो ऊर्जा है G, इसको मैंने मान लिया है दाब पे ताप का फलन। अब मैं करता हूँ उसका आंशिक अवकलन। कैसे करेंगे, देखते हैं। डेल्टा G, पहले डेल्टा G P स्थिर ताप पर, डेल्टा G डेल्टा T स्थिर आयतन पर। ठीक है, अब इनके अलग अलग मान होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं डेल्टा G और डेल्टा P, स्थिर ताप पर इसका मान होता है V, और डेल्टा G डेल्टा P इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का S। जब मैं मान पुट कर दूं इसका मेरे पास होता है V dP, ये मेरे पास आता है माइनस का S T। इसको देखिए, हम आगे हल करते हैं। आगे किस प्रकार से हल करते हैं, हम अलग अलग के लिए बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं द्रव के लिए। अगर मैं द्रव के लिए बात करूं तो इसको लिखते हैं डेल्टा G, ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूं लिक्विड के लिए। ये मेरे पास आता है VL dP, ये मेरे पास आता है SL dt। हम आगे हल करते हैं। पहले हमने द्रव के लिए बात की, अब हम बात करते हैं वाष्प के लिए। वाष्प के लिए बात करते हैं। वाष्प के लिए कैसे बात करते हैं, हम बात करेंगे V और V डेल्टा P माइनस SV और डेल्टा T। ठीक है, हमें क्या पता है, हमें पता है जो वाष्प दाब होती है डेल्टा Gv किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है हमारे पास लिक्विड के, क्योंकि इसमें परिवर्तन क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। जब वैल्यू मान रखते हैं, क्या रखें, मान रखने पर, जब हम मान रख देते हैं इनका, पहले हम रख देते हैं डेल्टा Gv का, तो V P S V और डेल्टा T हम वैल्यू पुट कर देते हैं बाद में, V L डेल्टा P और S L डेल्टा T। V वाले पद को उधर लेके आ जाते हैं और S V प्लस में आ जाएगा। ठीक है,
डेल्टा पी कॉमन यहाँ से ले लीजिए और यहाँ से ले लीजिए डेल्टा टी। यह आ जाता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यह आ जाता है हमारे पास सर वी वी और वी। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट की बात करें, अगर मैं बात करता हूँ डेल्टा वी का मान बहुत कम है, क्या है, बहुत कम है, तो डेल्टा पी और डेल्टा टी का मान क्या हो जाता है, अधिक। क्या फ़ायदा होगा इससे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। हमने एक वक्र देखा था कुछ इस प्रकार से, ये क्या था, ठोस वाष्प, ये थी द्रव वाष्प, यह था हमारे पास ठोस द्रव। ये तीनों क्या वक्र हैं। अगर मैं पहले वक्र की बात करूं यहाँ पर ठोस वक्र की, ये क्या हो जाता है, चपटा। क्या हो जाएगा, चपटा। किसकी तुलना में, ये जो ठोस वाष्प दिख रहा है आपको एक वक्र, और दो द्रव वाष्प जो वक्र दिखाई दे रहा है ना, इसकी तुलना में कौन, ठोस द्रव वक्र चपटा हो जाएगा। जब क्या होता है, डेल्टा वी की वैल्यू अधिक होती है और डेल्टा पी अपॉन टी की वैल्यू अधिक होती है, डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है, अधिक। केस नंबर हम 2 की बात करें, यहीं पर केस नंबर 2 की बात करता हूँ। देखिए अगर मैं बात करूँ डेल्टा पी और डेल्टा टी का मान मुझे क्या होता है, पॉजिटिव प्राप्त होता है, इसका भी मान, इसका मान मुझे धनात्मक प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है, रीजन ये है, जब मैं आयतन व एंट्रोपी की बात करता हूँ, की बात करूँ, जब आयतन में एंट्रोपी की बात करता हूँ, इसमें परिवर्तन में क्या होती है, वृद्धि। क्या होती है, वृद्धि होती है जब बर्फ से जल बन रही होती है। ठीक है, वृद्धि होती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, मुझे इसके धनात्मक प्राप्त होगी। इससे क्या, जो स्लोप होगा ना, स्लोप वो भी मुझे धनात्मक ही प्राप्त होगा। स्लोप भी मुझे क्या होगा, धनात्मक प्राप्त होने वाला है। परंतु एक आता है हमारे पास अपवाद। क्या आता है, एक अपवाद आता है। अपवाद क्या आता है हमारे पास, बर्फ जल तंत्र। बर्फ जल तंत्र, जो विभिन्न तंत्र हम पढ़ेंगे उनके बारे में बात करने वाले हैं। जब बर्फ जल तंत्र की बात करता हूं, जो आयतन की अगर बात करोगे, आयतन में वे हम बात करते हैं एंट्रोपी में क्या आती, कमी। कमी आई तो डेल्टा पी और डेल्टा वी के ठीक है, जो डेल्टा एस है ना, डेल्टा एस डेल्टा वी के मान में क्या होते हैं, ऋणात्मक मान प्राप्त होते हैं। इससे स्लोप भी ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि इसमें कमी होती है एंट्रोपी व आयतन में। देखिए अब हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे जल तंत्र की, जिसको हम बोलते हैं H2 तंत्र। किसके बारे में बात करने वाले, जल तंत्र के बारे में बात करने वाले। देखिए जब हम जल की जब बात करते हैं ना, जल होता है हमारे पास टोटल 3 प्रावस्थाओं के अंतर्गत। पहली प्रावस्था उसकी होती है जल होती है। जल को आप जब ठंडा करते हो, बर्फ के अंदर परिवर्तन होता है। जब जल को आप गर्म करते हो तो किसमें चेंज होता है, वाष्प के अंदर चेंज होता है। इस प्रकार से 3 स्टेट आपको देखने को मिलती है, ठोस, द्रव व वाष्प। ठीक है, देखते हैं। जब हम जल की बात करते हैं तो जल, अगर हम बर्फ की बात करते हैं, पहले बर्फ को थोड़ा और ठंडा किया जल में, जैसे वो किसमें बदलता है, वाष्प में। वाष्प भी कौन सी होगी, जल वाष्प। वाष्प भी कौन सी हो जाती है, जल वाष्प हो जाती है। अगर मैं बात करूं, ये बर्फ है वो होती है ठोस। ठीक है, जल की आप बात कर लीजिए, होगी हमारे पास द्रव, ये क्या हो जाता है मेरे पास, गैस। किस प्रकार से साम्य में रह सकते हैं उसकी बात करते हैं। साम्य में कुछ इस प्रकार से रहते, बर्फ व जल, जल व वाष्प, वाष्प व बर्फ। क्या रह सकते हैं, साम्य के अंदर रह सकते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या बात करते हैं, इनके अलग क्षेत्रों की बात करते हैं।
वक्रों की बात करते हैं इनमें, और इनमें त्रिक बिंदुओं की भी बात करने वाले हैं। देखिए, हम जल तंत्र जो पढ़ते हैं उसको पढ़ने से पहले हमें जो जल तंत्र का जो डायग्राम है वो अच्छे से आना अनिवार्य है। ये अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो हम जल तंत्र को सरल रूप से अच्छे से आप समझ भी सकते हो, उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप तैयार भी करके उसको नोट डाउन लिख के भी आ सकते हो। ठीक है, एग्जाम में अच्छा आंसर लिख सकते हो उसका। अब देखिए, इसके अंदर जब हम बात करते हैं ना, हम बात करते हैं इसके अंदर पहले क्षेत्र की। पहले मैं क्षेत्र की बात कर लेता हूँ। इसमें आपको जो क्षेत्र दिख जाते हैं, पहला क्षेत्र दिखता है आपको BOA। कौन सा दिखता है? BOA दिखता है। ये जो क्षेत्र आपको दिखता है सारे क्या है? जल वाष्प का। दूसरे क्षेत्र की जब हम बात करते हैं आपको दिखता है AOC। ये पूरे का पूरा जो क्षेत्र है वो है द्रव जल का। तीसरा अंतिम क्षेत्र है BOC। ये आपको दिख जाता है ठोस बर्फ का। जब हम तीनों ही क्षेत्रों की जब बात करते हैं, केवल प्रावस्था में एक देखने मिल जाती है। प्रावस्था क्या देखने मिल जाती है? एक। जब हम स्वतंत्रता कोटि ज्ञात करते हैं, ठीक है, CP +2 वैल्यू याद करते हैं तो 1 -1 और 2। स्वतंत्रता कोटि कितने में? 2। मतलब ये 2 चरों पर निर्भर करती है। 2 चर कौन से? द्विचर है। द्विचर अर्थात ताप व दाब। इसीलिए हमने दाब व ताप के मध्य इन पर क्या किया है? ग्राफ को खींचा है, ग्राफ वक्र को बनाया। अब अगर हम सेकंड बात करते हैं, हम बात करते हैं वक्र की। ये वक्र क्या प्रदर्शित करते हैं? ये वक्र प्रदर्शित करते हैं दो प्रावस्थाओं को पृथक करना, और दो प्रावस्था में साम्य को प्रदर्शित करते हैं। कौन? ये वक्र क्या करते हैं? दो प्रावस्थाओं के मध्य साम्य वे उनको पृथक करने को दर्शाते हैं। ऐसे हमारे पास पहला वक्र आता है BO वक्र। जब हम BO वक्र की बात करते हैं, ये किसमें साम्य दिखाने पर दर्शाता है? जल वाष्प में ठोस बर्फ की। ठीक है, अगर हम बात करें जल वाष्प वे ठोस बर्फ के मध्य साम्य को प्रदर्शित करता है या उनको पृथक करता है। इसी प्रकार से हम अगले बात करें BO जैसे AO की भी बात कर लेते हैं। इनके नाम भी है, जैसे अगर आप BO के देखो ध्रुवापातन वक्र कहते हैं, और जब हम AO की जब बात करोगे या OA की बात करते हैं उसे बोलते हैं हम वाष्प दाब वक्र कहते हैं। ठीक है, ये जो वक्र होता है किन किन के बीच के साम्य को प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है द्रव जल व जल वाष्प। ठीक है, और अगली हम जब बात करें, अगला अंतिम है हमारे पास OC वक्र, जिसको हम बोलते हैं गलन वक्र भी कहते हैं। ये किसके बीच में प्रावस्था दर्शाता है? ठोस बर्फ व द्रव जल के मध्य साम्य अवस्था उनको पृथक करने का प्रयास करता है। इसमें देखोगे तो प्रावस्था टोटल कितनी दिख जाती है आपको? 2। स्वतंत्रता कोटि हमने निकाली थी, हमें दिख जाती है 1। अर्थात जब आप एक को जब स्थिर कर देते हो, दूसरी हमें स्वतः ज्ञात हो जाएगी। अर्थात जब हम एक का मान ज्ञात कर लेंगे तो दूसरे का मान हमें स्वतः ज्ञात हो जाता है। इसके अलावा ये सारे क्या थे हमारे पास? सही साम्य वाले थे, हमने जो पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक के अंदर भी। और अब हम बात करते हैं मित स्थायी साम्य भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं हमारे पास जो आपका OC जो वक्र दिखाई दे रहा है, कौन सा? OC वक्र। OC वक्र आप अगर आप बढ़ाते जाओगे,
इसकी जो ढाल क्या है वो ऋणात्मक है। कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं ना ग्राफ को, अगर इस प्रकार देखिए, ये होता है प्लस वाला भाग, ये है माइनस वाला भाग, ठीक है। ठीक है, अब बताओगे ये अगर आप अच्छे से ग्राफ देखो तो माइनस वाला ग्राफ, तो इसकी जो ढाल देख रहे हो ना इस प्रकार से है, ऋणात्मक की तरफ है, ये माइनस है पूरे का पूरा, ठीक है, ये प्लस है हमारे पास पूरे का पूरा, ठीक है, ये माइनस है, ये क्या हमारे पास माइनस है, ठीक है। तो ये क्या, इसकी ढाल क्या है, माइनस की तरफ है, ऋणात्मक ढाल है, और इसी की जो ढाल है ना ढाल, वो क्या है, ऋणात्मक। ऋणात्मक क्या तात्पर्य, देखिए जैसे जैसे इसमें क्या होता है, आप दाब बढ़ा रहे हो, दाब बढ़ाते जाएंगे, दाब ही तो बढ़ाना है, दाब जब बढ़ाओगे ना आप, तो क्या जो बर्फ है ना, बर्फ वो अधिक मात्रा में, जो साम्य के अंदर होगी ना, अधिक मात्रा में क्या करेगी, जल का निर्माण करेगी। जब आप दाब को बढ़ाएंगे तो साम्य के अंतर्गत क्या होगी, जो बर्फ है ना, बर्फ अधिक मात्रा में क्या करेगी, द्रव जल का निर्माण, द्रव जल का निर्माण, ठीक है, क्योंकि इसकी ढाल क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है, इसको हमने समझ लिया। अब देखिए इसमें कुछ और बिंदु आपको देखने को मिलता है, जैसे बिंदु F और बिंदु E की हम बात करने वाले हैं। अगर आप देखिए इस बिंदु F दिखाई देगा आपको, जब मैं द्रव जल की बात करूं, ठीक है, बिंदु A की भी हम बात करने वाले हैं, जबकि बिंदु जब मैं A की बात करता हूं आपको क्या दिखता है, जो द्रव जल है ना, यहाँ पर जब मैं टेम्परेचर इसका 100 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ, तो किसमें चेंज होता है, वाष्प के अंदर। ये इसके लिए क्या है, इसका क्वथनांक बिंदु है, यहाँ पर ये क्या है, क्वथनांक बिंदु, क्योंकि ये वाष्प के अंदर चेंज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए, द्रव जल के लिए, द्रव जल के लिए F क्वथनांक बिंदु है। अगर हम E की हम दो चीजें देखने को मिलती है, पहले मैं देखने का प्रयास करता हूँ द्रव जल की नजरिए से, तरीके से देखता हूँ। तो द्रव जल को देखिए यहाँ पर क्या होता है, फ्रीज होना, बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो द्रव जल के लिए अगर आप बात करोगे, अगर हम द्रव जल के लिए बात करें तो E बिंदु है ना, वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, हिमांक है, फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है। जबकि जो हम बात करें अगर किसकी, बर्फ के लिए बात को ई की, तो यहां पर आके वो क्या चेंज हो रहा है, जल के अंदर चेंज हो रहा है। अगर मैं बात करूं ठोस बर्फ के लिए, जो ई है ना, वो क्या है, यहां पर है, वो है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, गलनांक, इसके लिए गलनांक है, अर्थात मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है इसके लिए, ठीक है, क्या है, गलनांक बिंदु है इसके लिए। अब हम बात करते हैं बिंदु ए की। जब बिंदु ए की जब मैं बात करता हूं, देखिए बिंदु ए पर देखिए टेम्परेचर कितना है, 374। अब मैं इससे अधिक जब टेम्परेचर करता हूं ना, उससे अधिक टेम्परेचर के बाद तो जो द्रव जल है उसका अस्तित्व ही नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि इस पर देखिए टेम्परेचर कितना है हमारे पास, 374। इस टेम्परेचर के बाद क्या होता है, द्रव जल का अस्तित्व नहीं रहेगा, अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये क्या है, यहाँ पर क्रांतिक ताप है, इसके बाद द्रव जल का अस्तित्व नहीं रहता है, केवल क्या दिखती है आपको, जल वाष्प देखने को मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पर कोई बिंदु और दिखाएगा, ओ डैश पीछे की तरफ है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम, जो ये डॉट से दिख रहा है इसको बोलते हैं मृत स्थायी, टूटी हुई लकीर, ये ठोस लाइनें थी, ठीक है, मृत स्थायी साम्य को प्रदर्शित कर रहा है ये वाला, ठीक है, मृत स्थायी साम्य वक्र को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ इस बिंदु की जब बात करूँ, धीरे धीरे यहाँ पर जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, क्योंकि ये तो जल वाष्प है, धीरे धीरे इसको बढ़ाइए, तो किसमें इसको धीरे धीरे जब बढ़ाते हैं दाब को, धीरे धीरे क्या करता हूँ मैं, दाब को जब बढ़ाता हूँ, क्या ये ठंडा होता है, क्या होता है, ये ठंडा होता है, कौन, वाष्प ठंडी होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे त्रिक बिंदु की। त्रिक बिंदु क्या होता है, जहां पर तीनों प्रावस्थाएं साम्य के अंदर होती है। हाँ, साम्य की अगर बात करोगे
3 प्रावस्था, तो उसके लिए F की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। यहाँ पे त्रिक बिंदु है O, ठीक है, ये रहा हमारे पास त्रिक बिंदु O है, ठीक है। अगर हम इसमें और अधिक बात करें तो अगर हम बात करोगे ना वाष्प दाब की और टेम्परेचर की बात करते हैं, वाष्प दाब की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारा दिखा देती है 4.55 mm, और अगर टेम्परेचर की बात 0.0075 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल जाता है, एक निश्चित ताप में निश्चित दाब के अंदर हम क्या करते हैं, हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ा था त्रिक बिंदु, या जहाँ प्रावस्था 3 हो जाती है, अचर राशि होती है, तो हम निश्चित दाब या दाब के अंदर हम क्या करते हैं, हम तीनों की साम्य अवस्थाएं ज्ञात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक वायुमंडल दाब से भी कम है, क्या है ये, एक वायुमंडल से दाब से भी क्या है, कम है। अब हम बात करते हैं इनके त्रिक बिंदु की। जब हम बात करें यहाँ पर, पहले मैं बात करते हैं उनके अंदर प्रावस्था होती है 3, स्वतंत्रता कोटि होती है 0, अर्थात अचर होती है, निश्चित ताप या दाब के अंदर इसको ज्ञात किया जा चुका है। इसके अंदर हमें 2 साम्य देखने को मिल जाते हैं, कितने, 2 साम्य, कौन कौन से, एक हमें मिलता है द्रव जल व बर्फ, द्रव जल और ठोस बर्फ, अर्थात H2O लिक्विड और H2O सॉलिड, ठीक है। अब यहां पर देखो केवल एक बिंदु दिखाई देगा, बिंदु E। बिंदु E की मैंने अच्छे से बात कर ली है, जो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ताप की अगर बात करोगे, वहां पर गलनांक व हिमांक बिंदु है। किसके लिए क्या है, मैंने बात कर ली अच्छे से। अब अगर अब हम बात करें ठोस बर्फ की बात करूं, और मैं बात कर लेता हूं किसकी, वाष्प, जल वाष्प की बात कर लेता हूं, अर्थात H2O सॉलिड, H2O वेस्पर। इसमें केवल आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या दिख जाता है, ई बिंदु दिखता है, जो क्वथनांक पॉइंट है, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट है। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर इसको जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। इसके बाद जो हम शुरू करने वाले CO2 तंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र के बारे में स्टार्ट करने वाले, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लगातार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।